Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So today in this video we will gonna discuss तो अभी बेसिकली ये न्यूज़ के अंदर क्यों था, क्योंकि कल इंडियन एक्सप्रेस में आपकी न्यूज़ आ रखी थी कि सितंबर 2021 तक जो सेकंड फेज़ है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता होगा अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं रेगुलरली कि थर्ड फेज़ जो है वो एनएसएम का शुरू हो चुका है, बट यहाँ पे एंड की बात की जा रही है। तो सितंबर 2021 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिससे कि इंडिया की जो एक कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है वो 16 पेटाफ्लॉप्स हो जाएगी। अब आपको आएगा कि पेटाफ्लॉप्स क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ स्पीड ऑफ कंप्यूटर की 10.15 जो मिलियंस होता है, मतलब कैलकुलेशंस होती है उनके बेसिस में इनकी स्पीड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हायर स्पीड में कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये बस आपको इतना याद रखना है कि 16 पेटाफ्लॉप्स पे पहुंच जाएगी और एंड टाइम क्या दिया गया है, सितंबर 2021 का दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन था उसके बेसिक फीचर्स क्या है। तो देखिए 2015 में इसको अनाउंस किया गया था, और उस टाइम जब इसको अनाउंस किया गया था तो एक एम रखा था गवर्नमेंट ने कि देखिए जितने भी हमारी कंट्री के अंदर एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम कनेक्ट कर सके, ताकि एक कोलैबोरेटिव वे में जो है एजुकेशन सेक्टर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल सेक्टर को आगे लेके जाया जा सके। ठीक है, तो जब इसको 2015 में शुरू किया गया था टोटल 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज इसके अंदर प्रोवाइड की गई थी, और ₹4500 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एक्सपेंडिचर लगाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड रखा गया था, जैसे कि 2015 में शुरुआत हुई थी कि कितने टाइम पीरियड में इस सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, कनेक्शन किया जाएगा सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स का, तो वो 7 ईयर्स का टाइम पीरियड यहाँ पे रखा गया था, जो कि 2022 तक का है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, एक तो आपको एक्सपेंडिचर का अमाउंट याद रखना है, लॉन्चिंग डेट याद रखनी है, और उसी के साथ कितना टाइम पीरियड, 7 ईयर्स का, और कब तक, 2022 तक। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स जो है वो आपके इस वाली स्लाइड से हो गए। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करते हैं कि नेशनल कंप्यूटिंग मिशन जो है वो शुरुआत की गई। देखिए हमने कहाँ से शुरुआत की है, 2015 से की है। 2014 से क्या शुरुआत हुई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट दिया था। तो गवर्नमेंट का जो एक विजन था डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को, उसको सपोर्ट करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। और अगर आप बात करते हैं कि इसके इंप्लीमेंटेशन की किसके थ्रू शुरू किया गया, अब मेन कंफ्यूजन यहीं पे आती है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए मिशन जो है वो एक इंस्टीट्यूट ने शुरू कर दिया, बट दूसरे इंस्टीट्यूट ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो देखिए जो इसकी शुरुआत की गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डेट इज एमआईटी ने शुरू की गई थी, और उसी के साथ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों के थ्रू मिलके इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ये हो गई, मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग की बात कही है। ठीक है, उसके बाद जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब कि देखिए कि ये जो 7 साल का टाइम है इसमें किस तरीके से उस स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी जो थी वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे को दी गई थी, और उसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दी गई थी। ठीक है, तो अब आपको फर्क समझ आ गया होगा ना कि इंप्लीमेंटेशन किसने किया है और स्टार्ट किसने किया है, और आपको ये क्लियर भी रखना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा है, कल दोनों ही वीडियो जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही, आयुष मिनिस्ट्री की गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने अपलोड किया है, बट आपने वो देखनी है, नहीं देखी है तो अभी तक जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, और उसकी पीडीएफ तभी मैं अपलोड कर पाऊंगी जब उस पर रिस्पॉन्स सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये जो एफर्ट किया गया है वो किया गया है कि जो सुपर कंप्यूटर्स है इंडिया के पास जितने हैं उनके नंबर को इम्प्रूव किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा जो सुपर कंप्यूटर्स है वो चाइना के पास है। ठीक है, और उसी के साथ ये जो सुपर कंप्यूटर्स है ये एक तरीके से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड जो है उसके ऊपर नेटवर्क किए जाएंगे। किसके थ्रू किए जाएंगे, जैसे नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है वो अब तक आया करता था, उसकी जगह जो है वो सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू सुपर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये वाले नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किसका रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, जिससे कि हाई स्पीड नेटवर्क जो है वो इंस्टीट्यूशंस को मिल सके। ठीक है, अभी तक प्रोग्रेस देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि सेकंड फेज जो है वो सितंबर 2021 में खत्म होगा। फर्स्ट फेज जो था उसकी क्या अचीवमेंट्स यहाँ पे रही है, तो देखिए फर्स्ट फेज में परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति एंड परम संगणक, ये जो है पांचों के पांचों शुरू किए गए हैं और इनको कंप्लीट किया गया है।
और अगर बात करते हैं इनके डिप्लॉयमेंट की, अगर आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी बीएचयू में, आईआईटी खड़गपुर में, उसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च है जो पुणे के अंदर, और जो हमारा जेएनयू है फॉर एडवांस रिसर्च, इन सभी के अंदर इनको डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, तो आप इनके नाम भी याद रखेंगे और इंस्टीट्यूट्स के नाम भी याद रखेंगे। अगर अभी देखते हैं तो रिसेंटली अभी क्या किया गया है, तो अभी जो टॉप 500 लिस्ट जो निकली थी सुपर कंप्यूटर्स की, उसमें हमारा जो परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जिसको अभी लॉन्च किया गया है, क्योंकि देखिए ना कि इसमें तो उसका नाम नहीं है, तो अभी सेकंड फेज में इसको लॉन्च किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्या है कि ये परम शक्ति, परम शिवाय, परम ब्रह्मा और परम सिद्धि दे दिया जाएगा, और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट फेज में कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था और सेकेंड में कौन सा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसी के साथ आपको रैंकिंग इसकी पता होनी चाहिए कि जो परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये 63rd पोजीशन पे आया है, अगर हम टॉप 500 लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, और इसको एनएसएम के अंदर ही डेवलप किया गया है। तो ये आपका प्रीलिम के 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो को। तो देखिए चाइना जो है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स है, तो इस तरीके से भी आपके पास अरेंजिंग का ऑप्शन आ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सुपर कंप्यूटर्स को अरेंज कीजिए। तो चाइना के पास सुपर कंप्यूटर मैक्सिमम नंबर के है। उसके बाद आता है यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड एंड यूके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन जो टॉप पोजीशंस में इंडिया का नाम नहीं है। आप 3 तक याद रखिएगा, चाइना, यूएस एंड जापान। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इसमें सिनोनिम्स बताने हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने इसमें पुट किए हैं। तो एडवर्सिटी का आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होता है। A is failure, B is helplessness, C is misfortune and D is crisis। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो एडवर्सिटी का जो सिनोनिम होता है वो होता है मिसफॉर्चून। मतलब इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ होती है। तो प्रॉब्लम्स कब होती है, जब मिसफॉर्चून होता है। तो दिस इज एडवर्सिटी का सिनोनिम हो गया। तो यहाँ पे देखिए, और जो ये ऑप्शंस थे 4 थे, इनका भी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, तो कि क्या पता आपके पास कौन सा ही क्वेश्चन आ जाए ना। तो फेलियर जो है, फेलियर का क्या होता है, लैक ऑफ सक्सेस हो जाएगा आपका। हेल्पलेसनेस जो है वो होता है बेसिकली इनएबिलिटी होती है किसी पर्सन की, कि वो अपने आप को बचा नहीं पाता, डिफेंड नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर एकदम से जो बहुत ज़्यादा एक्टिव वे में एक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गई, हेल्पलेसनेस हो गई। मिसफॉर्चून का क्या मतलब होता है, बैड लक, बुरी किस्मत जिसको हम कहते हैं। क्राइसिस का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी किसी पर्सन के ऊपर या किसी इकोनॉमी के ऊपर आ जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्राइसिस कहते हैं। और एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है, इल लक या बैड लक। तो इस वजह से मिसफॉर्चून और जो एडवर्सिटी होती है वो दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडिक्ट के बारे में। तो इंडिक्ट का ए ऑप्शन है कंडेम, बी है रेप्रिमेंड, सी इज एक्यूज एंड डी इज एलिज। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे भी अगेन सी ऑप्शन है, एक्यूज इंडिक्ट का सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कंडेम का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर कोई हमारा फ्रेंड या हम बात कर रहे हैं तो हम उसकी बात से अगर राजी नहीं होते तो हम उसको कहते हैं कि मैं आपकी बात को पूरी तरीके से कंडेम करता हूँ, मतलब कि पूरी तरीके से हम उससे डिसअप्रूव करते हैं। तो ये कंडेम हो गया। उसी के बाद रेप्रिमेंड का मतलब होता है अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब कि आप जो है एक फॉर्मली वे में जो है डिसअप्रूव कर रहे हैं किसी चीज़ को, कि नहीं ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद एक्यूज का क्या मतलब होता है, किसी को चार्ज करना कि आपने ये चीज़ गलती की है या आपने ये क्राइम किया, आप किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, एक्यूज हो जाता है। और एलिज का क्या मतलब होता है, क्लेम और एसर्ट दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग टिपिकली विदाउट प्रूफ, मतलब कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसने गलत किया है, बट आपको पता है कि इसने ये इलीगली किया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एलिज हो जाएगा। और इंडिक्ट का क्या मतलब होता है, फॉर्मली जो है किसी को एक्यूज करना और चार्ज विद द क्राइम। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया आपका, एक्यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट, ए इज यहाँ पे ड्राई, बी इज स्ट्रेंड, सी इज रिग्रेस एंड डी इज श्रिल। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका अगेन सही है, स्ट्रिंजेंट का होता है रिग्रेस, मतलब कि बहुत फास्ट वे में जो की चीज़ की जाती है। तो ड्राई का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लिक्विड से या फिर मॉइस्चर से फ्री होती है, गीली नहीं होती, वो क्या होती है, ड्राई हो जाएगा। स्ट्रेन का क्या मतलब होता है कि एक नर्वस टेंशन या टायरनेस, जैसे होता है ना कि हमें स्ट्रेन आ रहा है अभी, मतलब मसल स्ट्रेन हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, टायर्डनेस होती है, या फिर आपकी जो बॉडी है या फिर नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा खिंचा खिंचा महसूस करता है, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया।
रिग्रेस का क्या मतलब होता है कि एक्सट्रीमली थोरो एंड केयरफुली, मतलब कि आप जो है बहुत जल्दी वे में एक्सट्रीमली केयरफुल होके थोरोली किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद श्रिल जो होता है उसका क्या मतलब होता है, ऑफ अ वॉइस और साउंड दैट इज हाई पिच एंड पियर्सिंग, तो मतलब एक ऐसी आवाज़ जो कि बहुत हाई पिच होती है और ऐसा लगता है कि कान से छेद के चली गई, तो वो क्या होता है, श्रिल होता है। फिर आता है स्ट्रिंजेंट दैट इज एग्जैक्टिंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। लेमेंट का आपको बताना है कि क्या आंसर है। ए इज कंप्लेन, बी इज कमेंट, सी इज कंडोन एंड डी इज कंसोल। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हमें शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे चैनल के साथ लिंकअप हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।